और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे हमारे खास शो सबका हिसाब होगा की। बात आज होगी संसद से जो जिहाद शब्द गूंजा है उसकी। सियासी घमासान उस पर मच गया है। जिहाद शब्द को लेकर के देश में एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि संसद से लेकर के सड़क तक इस मुद्दे ने नई राजनीति को जन्म दे दिया है। पहले जमीयत के जो मौलाना मदनी हैं उन्होंने जिहाद पर विवादित बयान दिया। अब समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं नदवी, उन्होंने संसद में जिहाद की बात कही है। बीजेपी इसे चुनावी ध्रुवीकरण और सियासी राजनीति का हिस्सा बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को बरगलाने की जो कोशिश है या चुनाव में वोट बैंक की जो राजनीति है उसे तेज करने का यह तरीका है? इस बहस ने देश में फिर से एक बार धार्मिक और राजनीतिक तनाव को हवा दे दी है। रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिहाद एक शब्द, लेकिन सदन से सड़क तक सियासी तूफान खड़ा कर देने की ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा में जिहाद को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद संसद में हंगामा मच गया और देश भर में एक नई बहस छिड़ गई। दरअसल लोकसभा में वक्फ संपत्ति के मुद्दे पर बोलते हुए सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, मुसलमानों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद हमें जिहाद करना पड़े। बस इसी एक लाइन ने सदन के माहौल को गरमा दिया। सत्ताधारी दल ने इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नदियों पर सीधा हमला बोला और बांग्लादेशी सपोर्टर बता दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक जंग तेज हो गई है। शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। जिहाद शब्द को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी जब जब जिहाद का मुद्दा उठा, सियासत भड़की। कुछ समय पहले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा था, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके बयान पर भी देश भर में बहस छिड़ गई थी। अब नदवी का बयान उसी बहस को एक नए मोड़ पर लेकर जा रहा है। बीजेपी इसे देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जोड़ रही है, जबकि सपा इसे मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई बता रही है। जिहाद के बयान पर उठा यह संग्राम क्या सिर्फ राजनीतिक है? देश इसे किस नजर से देख रहा है? जिहाद पर कभी मदनी अब नदवी, लोग बदलते रहे लेकिन विवाद वही है। सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान सदन में माहौल बिगाड़ने के लिए दिए जाते हैं? क्या ऐसे बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक नया हथियार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या मुस्लिम धर्मगुरु भी जिहाद के लिए मुसलमानों को उकसा रहे हैं? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश भारती प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु है। रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से सबसे पहले मैं पूछ लेना चाहती हूँ यश भारती जी कि ये जिहाद का मतलब क्या है? संसद के अंदर खड़े होकर के ये कहना कि मुल्क में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जिहाद करना पड़ेगा। एक मुल्क की संसद में खड़े होकर के जिहाद की बात करना कहां तक संवैधानिक है सर? ये मीनाक्षी जी, हर चीज, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है और जितना मैं शब्द को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिहाद शब्द जो है वो एक अरबी शब्द है, हिंदुस्तानी भाषा नहीं है, वो ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना पंजाबी। लेकिन जो मैं उसका शाब्दिक अर्थ समझ पा रहा हूँ, तो उसका अर्थ मैंने जब प्रयास किया तो शाब्दिक अर्थ आया प्रयास, संघर्ष। इस्लामी संदर्भ में अगर हम उसकी बात करें तो अल्लाह की राह में अपनी पूरी ताकत लगाना, जिसमें निजी आध्यात्मिक संघर्ष, सामाजिक सुधार और प्रयास, बहुत आपातकालीन स्थिति में आत्मरक्षा के लिए काम करने के लिए। तो ये हमारे हिंदू सनातनी परंपरा में भी है। आत्मरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने की बात कही और भी प्रयास करने की बात कही।
शब्द का अर्थ किस संदर्भ में लिया जा रहा है, इसका बड़ा मायने रखता है। यश भारती जी, मैं आपको रोक रही हूँ। एक यश भारती जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, मैं इसे सही करवाती हूँ। लेकिन आपने जो जिहाद का मतलब समझाया, इतना गूगल करके मैं भी आई हूँ, पढ़ के आई हूँ जिहाद का मतलब क्या होता है, लेकिन किस संदर्भ में संसद के अंदर कहा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुफ्ती शमून कासमी जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस जिहाद की बात संसद के अंदर खड़े होकर के जिस लहजे में की गई है, क्या वो प्रयास के लिए की गई है, क्या वो संघर्ष के लिए की गई है? एक वाणी को बोलने का तरीका होता है, और जो वाणी बोली गई नदवी की तरफ से, वो संघर्ष को नहीं दिखाता है, वो जिहाद के लिए लोगों को उकसाता है, वो अहिंसा के लिए लोगों को उकसाता है। हाँ मीनाक्षी जी, मैं जहाँ से इसका शुरुआत हुई है, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, जब कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने कहा कि ये लैंड जिहाद है और हम इसे रोकेंगे। तो अब इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर अरबी शब्द का जो मतलब आप बता रहे हैं, अगर हमारी सरकार उसे रोकने का प्रयास कर रही है, तो आप उन्हें मुसलमानों के खिलाफ क्यों बता रहे हैं? और अगर यही चीज संघर्ष की बात अगर करते हैं, तो वहां भी तो जमीनों पर कब्जा करने का संघर्ष था। अगर कहीं सरकारी संपत्ति पर कोई कब्जा करता है और हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अगर ये उल्लेख करते हैं कि भाई हम उन कीमती जमीनों पर जो 10,000 एकड़ जमीन हमने नाजायज जगहों से उनसे खाली कराई है, तो अब इनसे ये पूछिए कि अगर ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो देश 1947 में इसी मानसिकता की बिना पर तकसीम हो चुका है। आज दूसरी तकसीम यहां नहीं होगी, और ये इसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुहिब्बुल्लाह नदवी को ये जानना चाहिए कि पहले तो वो इसकी स्टडी करें कि जिहाद को किस वक्त और कहां। अरे जिहाद एक ऐसा शब्द नहीं है कि जहां हरकस और नाकस और हर जगह पर इस्तेमाल किया जाए। क्या आप लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या देश के अंदर आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति, उसे इतनी भी मालूमात नहीं है, इतना भी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है कि वो जो चाहे बोल दे। मैं समझता हूं कि मदनी हो या नदवी हो, ये लोग इनकी जमीनें खिसक रही हैं, मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, और 60 साल में जो मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, वही तो तुष्टिकरण आज भी सर चढ़ के बोल रहा है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आपका जो जिहाद है, आपका जिहाद गरीबी मिटाने के लिए होना चाहिए, जहालत मिटाने के लिए होना चाहिए। अगर आप संघर्ष करते हैं तो इसके लिए करना चाहिए ना। आप देश की जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं और उकसाना चाहते हैं। कौन जानता है जिहाद के मतलब को? कितने मुसलमान जानते हैं? ठीक है आचार्य संजीव जी, क्या ये उकसाने वाली बात संसद के अंदर नहीं कही गई है? एक तबके को अगर आप ये कहते हैं कि वो पिछड़ा है, वो मुख्य धारा से पीछे हट गया है, तो ये बात होनी चाहिए ना कि भाई डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ना कि ये कह देना चाहिए कि आपको जिहाद कर लेना चाहिए। अरे क्यों ऐसे लोगों को आप मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है? आचार्य संजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अभी जो मुफ्ती साहब जी कह रहे थे, बिल्कुल ये मतलब इसमें ये बिल्कुल ये कहने की जरूरत नहीं कि वो क्या है और हम क्या है और दूसरे क्या है। जो सच बात, सही बात है, वो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति करता है तो उसका अल्लाह भी उसका जो है स्वागत करते हैं, भगवान भी उस पर कृपा करते हैं, कोई भी हो। और इस तरह देखिए, ये जो जिहाद वाली बात जो कही, और वो भी देश के सर्वोच्च संसद वो मंदिर है हमारा, और राजनीति का एक बड़ा मंदिर है, ऐसी बात करना ये सपा की एक अपनी आत्मनीति बन गई है। देश को तोड़ना, देश को भिड़ाना, देश में लड़ाई फैलाना, देश में व्यतिक्रम करना, और इससे इनका कल्याण कभी होने वाला नहीं है और इनका विनाश निश्चित होगा। और जो संसद में इन्होंने जिस तरह का बयानबाजी की, इसके लिए आचार्य संजीव अग्निहोत्री कड़े शब्दों में निंदा करता है, और ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का, राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की बात करके आप जनता जनार्दन को लड़ाना चाहते हो। और बकवोट जिस व्यक्ति ने जगह हड़पी है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए क्या बात है, इसमें कहां गलत है साहब? हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति, हमारे धर्म में अगर कोई व्यक्ति बलात् किसी जमीन को हड़पता है तो वो भी गलत है। हम ये नहीं कहते कि हमारे जिसने किया,
तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है जो इस तरह की बातें चल रही है, ये बिल्कुल इसके लिए निंदा करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, संसद इतने बड़े मंदिर में खड़े हो, आप एक सांसद हो, आपको ऐसी बात कहनी चाहिए जो जनता जनार्दन के हृदय में उतरे आप, ठीक है। लेकिन ऐसे आप हृदय में नहीं यानी उतरेंगे। डर उन ऐसे तो कब्जाई आप हुई बोल नहीं जमीनों को पाएंगे। लेकर के है जिसका डिजिटलीकरण अगर कर दिया गया तो सच खुल जाएगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये भी संसद के भीतर कहा गया है। क्यों इतने अत्याचार हो रहे हैं? आपकी सरकार तो लंबे वक्त से है, आपने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया आज तक? देखिए मीनाक्षी जी, इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर अत्याचार होता, जो आजादी के समय 3.5 करोड़ थे मुसलमान, वो आज 20 करोड़ नहीं हो जाते अगर अत्याचार होता। अत्याचार की बात कर रहे हैं आप मुसलमानों पर, तो आप बात कीजिए चाइना में, आप बात कीजिए ऑस्ट्रिया में, आप बात कीजिए स्विट्जरलैंड में, जहां पर बुर्का पर भी बैन लगा हुआ है, वहां करिए ना जिहाद। हिम्मत है आप में, करके दिखाइए। और गाड़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन जहां भारत में, हमारे देश में मुसलमान पूरी तरह से खुलकर जी रहे हैं, हर सुविधा केंद्र सरकार की उनको मिल रही है, किसी से कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। यहाँ पर नदवी जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के जो सच्चा मुसलमान है देश का, उसको गुमराह करने का प्रयत्न किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से। जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है, आप देखिए ना, पाकिस्तान की जो सेना, उसका क्या लक्ष्य है? जिहाद करना। पाकिस्तान सरकार का क्या लक्ष्य है? जिहाद करना। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनका क्या मकसद है? जिहाद करके गजवा हिंद बनाना। वही जो विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, स्पष्ट हो चुकी है, जिस तरह से नदवी ने अपना बयान दिया है। और नदवी ने उस आतंकी समर्थक का बयान का समर्थन किया है जो हमेशा आतंकियों का समर्थन करता है मदनी, और उन्हीं का समर्थन जो है नदवी की भरी पार्लियामेंट में करते हैं कि भाई जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अरे जिहाद क्या हो रहा है ये तो बताइए ना आप। किस मुसलमान पर अत्याचार किया जा रहा है? अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तान में जो रह रहे हिंदू हैं। जब पाकिस्तान से जब देश आजाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान में 20-22% हिंदू थे, आज वहां घटकर 2% रह गए। उसको कहते हैं जुल्म होना, जुल्म सहना। भारत का मुसलमान खुलकर सांस ले रहा है, हर सुविधा का प्रयोग कर रहा है, हर सुविधा वो केंद्र सरकार की ले रहा है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यश भारती जी से पूछ लेती हूँ। यश भारती जी, जरा ये बताइएगा कि क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है इस बात पर जिस जिहाद की बात संसद के अंदर की गई है? समाजवादी पार्टी की तरफ से नदवी के इस बयान को समर्थन दिया जा रहा है क्या? मीनाक्षी जी, आपने विषय पूरी तरीके से हमारे ऊपर केंद्रित किया हुआ है और सबसे पहले आपने मुझे बोलने का मौका भी दिया था, लेकिन आपने मेरी बात अधूरी रख के छोड़ दिया और मुझसे ज्यादा समय आपने बाकी सभी सर, मुझे लगता है आप तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंची थी। मैंने कहा था कि मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपकी आवाज ही मुझ पर कट कट के आ रही थी। अब आप अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, शुरुआत मैं वहां से करता हूं जहां उत्तराखंड बोर्ड के चेयरमैन साहब, जो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उन्होंने बात कही। अब वो लैंड जिहाद का नाम देने लगे थे और भी बातों का नाम देने लगे थे, विषय को कहीं और बनाना चाहते थे, हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी बात दिक्कत है, वो दिक्कत तो अरे तुम्हारी तो मुसलमानों के बगैर दाल ही नहीं गलती भाई। तुम्हारी तो डिपेंड ही सारी मुसलमानों पे है, तुम्हें तो गुमराह कर रहे हो। मैंने तो ये बात कही कि आप उसका अर्थ बताओ ना, फिर लैंड जिहाद आप ही बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मुफ्ती साहब सुन लेते हैं उन्हें। मुफ्ती साहब, यश भारती जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। यश भारती जी को सुन लेते हैं, उनकी आवाज भी शुरुआत में नहीं आ रही थी क्योंकि। जी यश भारती, मैं बोलूं अब? जी बोलिए। स्क्रीन पे दो लोगों को लग करके आप आपस में बातचीत कराना चाहते हैं। मैं पहले अपनी बात कह लूं, आपस में बातचीत तो हम कर ही लेंगे। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति की दिक्कत हो रही, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए इतना परेशान किया जा रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज या जिहाद की बात करें, जिहाद आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्द का अर्थ करके इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो निंदनीय है। उसके लिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म आपस में बात करके उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके धार्मिक मामला अभी मैंने शुरुआत यहाँ से अरबी शब्द से आया, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो वो अपनी धार्मिक व्यवस्था के अंदर इस बात को करें और करते भी होंगे और करना भी चाहिए। जैसे हमारे सनातनी परंपरा के अंदर धर्म रक्षा के नाम पे आरएसएस और वीएचपी के लोग छोटे छोटे बच्चों को त्रिशूल बांटते हैं,
हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, हिंसक नारे लगवाते हैं, तो ये तो शिक्षा और सनातनी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता ना, कि आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के नाम पे आप त्रिशूल बांटे और कहें कि हमें धर्म की राह पे चलना पड़ेगा। नहीं, सनातन त्रिशूल बांटना अरे सर, आपका नाम क्या है? यश भारती जी। यश भारती जी, मुझे लगता है कि आपको मुझे सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, बचपन से आप अपने घर पर भी देख रहे होंगे। त्रिशूल बांटना कब से अहिंसा हो गया? प्रवृत्ति नहीं है असल में। हाँ। सनातन धर्म के प्रति श्रद्धान्वित होने की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ। बात ये है। यही मैं पूछ रही हूँ यश भारती जी से कि त्रिशूल को क्या सच में अहिंसा से जोड़ा जा सकता है? ये आप मुझे बोलने मत दीजिए, सर आप बोलिए, बीच में बुलवा लीजिए, सर आप बोलिए और उसके बाद कार्यक्रम पूरा। यश भारती जी सुनिए, मुझे ये लगता है कि आपके बाद आपकी जो बातें हैं उसका जवाब आपके पास सर है नहीं, क्योंकि अगर आपको टोका जा रहा है तो अगर आप सनातन के चिन्हों को, अगर सर आप सनातन के चिन्हों को, यश भारती जी विषय से हटते आप हैं, सर आपको बुरा लगेगा, सर आपको बुरा लगेगा। आप बहुत जानकार हो इस मामले में मीनाक्षी जी, फिर तो नहीं, मैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री से बोल देती हूँ। सर मेरा नाम सुनिए यश भारती जी, मेरा नाम मैं आपको बता दूं, मीनाक्षी रजत तिवारी, ठीक है? तो मैं तो बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप सनातन के चिन्हों को अगर अहिंसा से जोड़ेंगे, अगर आप सनातन के चिन्हों को अहिंसा से जोड़ेंगे और मैं यहाँ खड़े होकर के आपको टोकूंगी भी नहीं, तो मैं किस लिए खड़ी हूँ सर? मीनाक्षी तिवारी जी सुनाइए, मीनाक्षी तिवारी जी सुनाइए सर। आपने अपना पूरा नाम बता करके क्या इंगित करना चाहा? इससे पहले डिबेट में आप पर्सनल लोग अपना क्षेत्र बता रही थी कि मैं महोबा की हूँ, तो आप ये पर्सनल होगी तो जब मैं पर्सनल। अरे यश भारती जी, आप सनातन के बारे में मत बोलिए ना, मेरा सीधा सा आपसे इतना मतलब था। सार्वजनिक चल रहा है, देश के ऊपर चल रहा है, तो आप बात क्यों नहीं करने दे रही है? आप बात नहीं कर पा रहे हैं यश भारती जी, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। सीधी सी बात ये है यश भारती जी, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन अगर आप सनातन के चिन्हों को अहिंसा से जोड़ेंगे तो मैं ये नहीं करने दूंगी। ये जो पूरा मुद्दा है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। यश भारती जी को नहीं समझ में आ रहा है, जरा रोके इन्हें। यश भारती जी को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुफ्ती समून साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो पूरा मुद्दा संसद में जिहाद को लेकर के उठा है वो वक्फ की डिजिटलाइकरण को लेकर के नहीं उठा है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको लेकर के नहीं उठा है? क्या मदरसों से, मस्जिदों से, मौलानाओं की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कोई भी जाकर के अपने जो दस्तावेज है वो जमा नहीं करेगा, इसकी जो तारीख है उसकी सीमा को बढ़ाने की कभी बात कर दी जाती है? तो अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो उन्हें जरा पढ़ा करके ऊपर उठने तो दीजिए। आप चाहते हैं वो अनपढ़ रह जाएं और जिहाद की बात करें? हाँ मीनाक्षी, देखिए मैं आपसे बताऊं कि जिस वक्त ये वक्फ उम्मीद पोर्टल को लागू किया तो उसके महीनों तक ये लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे और ये कहते रहे कि कोई भी अपनी जायदाद को वहां रजिस्टर्ड ना कराए, और ये एक मुहिम चलाई थी उन लोगों ने ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। मैं आपसे यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि जब जब सरकार अच्छा काम करती है और उसके सदुपयोग की तरफ आती है तो ये जितने काबिजीन लोग हैं जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, इनके अंदर हड़कंप मच जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं यश आप? भागी, आपसे सवाल कर लेंगे। हाँ। आप मत बोलिएगा, भागिए आप। ठीक है, ठीक है, आप बोलने मत दीजिए, विषय भी हम पे रखिए और हमको बोलने आप मुद्दे को घुमाइए, आप जवाब मत दीजिए। सनातन के चिन्हों को आप अहिंसा से जोड़ दीजिए, जिहाद पे आप अपनी चुप्पी साध लीजिए, क्योंकि आपको डर है मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का, और यही सच है। अगर आप में हिम्मत नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने की कि मदनी हो या नदवी हो दोनों गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे डिबेट करने का कोई भी मतलब बनता है। आप अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं, यही सच है। मुफ्ती शमून कासमी जी ने बहुत शुरुआत में कहा था कि समाजवादी पार्टी का काम बिना मुसलमानों के चल ही नहीं सकता है, और यही आप बता रहे हैं, यही आप अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। कौन है? मीनाक्षी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, करिए आप। जरा इन्हें रोकिए, अपनी बात पूरी कर दो। अभी ये जरा रुक जाओ यश, रुक जाओ।
देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जब जब मुसलमानों के लिए उनकी एजुकेशन का काम किया, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया, तो इस तरह के तथाकथित लोग निकल करके आए। उत्तराखंड राज्य के अंदर मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब मदरसा बोर्ड का विस्तार किया और प्राधिकरण बनाया और उसमें 6 माइनॉरिटीज को दाखिल किया, यानी सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन, तो उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, वो मेन स्ट्रीम से जुड़े, वो इंजीनियर और डॉक्टर बने, और मेन स्ट्रीम से जब वो जुड़ जाएंगे तो वो समाजवादी का या कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहेगा। वो इनके पीछे टोपियां ओढ़ करके बैठेंगे नहीं, वो इनके पीछे चलेंगे नहीं। यही सारे लोग कार्य कर रहे हैं। मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं आपके माध्यम से। देश के अंदर मुसलमानों की और आरएसएस की, मुसलमानों की तंजीम और आरएसएस, एक यानी आरएसएस 6 साल बाद बनी। 6 साल पहले मुसलमानों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। आज तक आरएसएस का कोई सरसंचालक उनके परिवार से नहीं आता। डेमोक्रेसी देखिए आप। और जितनी ये मुस्लिम तंजीमें हैं, ज्यादातर, मैं एक आध की बात नहीं कर रहा हूं, ये ज्यादातर वो है जिसमें दादा, दादा के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता आ गया। तो ये किस इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये किस जिहाद की बात कर रहे हैं? तुम्हारे तो खिलाफ खुद जिहाद होना चाहिए, यानी संघर्ष होना चाहिए इन्हें इन जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ। अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो समाजवादी के बैठे हुए हैं, कि ये बताओ कि आप मुसलमानों को सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हो, जब आप 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उनका बेटा रहा, इस 4 बार में आप ये बता दो कि कितने आपने मुसलमानों के एरियो में स्कूल खोले हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उस कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर आई जिसने 60 साल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आप सब मुसलमानों का इस्तेमाल करते हो और फिर उसके बाद उकसाते हो, आरएसएस और बीजेपी से डराते हो। आज बताइए 11 साल के अंदर कौन सी योजना के अंदर जो है भेदभाव हुआ है? आइए उत्तराखंड की बात लोग करते हैं। उत्तराखंड के अंदर वहां हमारे यश भारती जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। यश भारती जी जब डिबेट में बैठा करिए तो थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना भी सीख जाइए। सीधे आपके पास आ रही हूं ना कि आप जवाब देना चाहते हैं। अगर आपको इस तरीके के आपको ये चिन्ह दिखाने हैं तो सर आप जा सकते हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात को कहने से। आपको बात रखनी है रखिए, मैं तुरंत आपके पास आई हूं। आप इस तरीके से मत करिए सर, डेकोरम मेंटेन किया करिए। बोलिए। आप मेरी आवाज रोकेंगी तो मुझे इशारों में ही बताना पड़ेगा। सर मैं आपके पास तुरंत और आई आप जाने का बोल रही हैं। जी मैं आपके पास तुरंत अरे आई हूं। सुनिए मीनाक्षी जी, अरे सुनिए, बोलने का मौका दिया कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए, हर बात के लिए बीच में मत बोला कीजिए, सुना कीजिए। जिस तरीके की बात अभी सज्जन कह रहे थे चेयरमैन साहब, एक महिला उसके लिए तो यही संस्कार है क्या तुम्हारे? कुछ नहीं है, मुसलमानों को हमेशा यूज किया, उनको आज तक कुछ भी नहीं दिया है। अरे मोदी जी ने देखो आप क्या क्या दिया है, हर वस्तु प्रदान की है। आपके बस का नहीं है ना बीच में रुकवा पाना। अरे सर आपके बस में तो आप ही बोल लीजिए फिर। बीजेपी मैं आपको टोकू तो आपको इशारे करने बैठ करके। आचार्य संजीव और सुनिए, आचार्य संजीव और यश भारती जी आप दोनों सुनिए। देखिए वक्त की पाबंदी है, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रही हूँ। यश भारती जी आप अपनी बात रखिए। आचार्य संजीव मैं यश भारती जी को सुन लेती हूँ। उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है, मैं चाहती हूं कि इस बयान पर वो अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दे। बस मुझसे बोल रहे हैं आप जी? देखिए मैं स्पष्ट कर चुका शुरुआत में, मैं फिर दोबारा कर देता हूं। समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उपेक्षित हो रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरह की जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे महाराष्ट्र का जैसे मैंने उदाहरण दिया, उत्तर भारतीयों को मराठी भाषी ना बोलने के कारण मारा जाता है, पीटा जाता है, काम व्यापार करने में दिक्कत दी जाती है, ये भी अपने आप में गलत है। उसी तरीके से जाति दे करके, धर्म देख करके किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, ये दिखा करके अगर भेदभाव किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, वो बंद होना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा हो जाती है। एक आम नागरिक हो चाहे खास नागरिक हो जो सदन में बैठ के बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए उस विषय को, ना कि उसको इंगित करते हुए उसको आप एक वो बना दें कि सब ये गलत है। उसकी दिक्कतों को भी समझना चाहिए। बड़ा वर्ग है जिसको हम समझ करके चल रहे हैं, छोड़ा नहीं जा सकता। लगभग 150 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, अलग अलग पंथ धर्म के लोग रहते हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं।
सबको जोड़ के रखना हमारी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं, उन सबको हमें एक साथ लेके चलना है, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना है, खूबियों को आगे बढ़ाना है, जो भारत की खूबसूरती पूरी दुनिया में उसको बनाए रखना है, ना कि दूरियां बनाना। जिस तरीके से अभी अन्य लोग बात कर रहे थे, कोई कमी आपको नजर आती है? अगर किसी ने कुछ बोला है, मिलिए उससे, जाइए बात कीजिए, ठीक है, उस पर प्रश्न ठीक है, चिन्ह खड़ा आपकी करके पार्टी का उसको स्टैंड क्लियर है। आप खलनायक को बनाना यश चाहते भारती हैं। जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अब मैं कुछ आंकड़े रख देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए है, सर आप अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिएगा और एंकर के साथ भी पर्सनल मत हुआ करिए। अल्पसंख्यकों के लिए 2013 और 14 में 3511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ा करके 19-20 में 4700 किया गया। 3 तलाक खत्म करने के साथ साथ देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके हज का कोटा 2 लाख तक बढ़वाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटा करके 5% किया गया। पहली बार 2018 में महरम यानी कि पुरुष साथी के बिना 1300 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर गईं। 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हुआ है। अल्पसंख्यक शिक्षा, साविद्या या विमुक्त जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सहयोग से सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया गया। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार के लिए सरकार सीखो और कमाओ योजना लेकर के आए, उड़ान योजना लेकर के आए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की अवधि बढ़ाई गई है, वक्फ का वजीफा बढ़ाया गया, उस्ताद योजना लेकर के आए, मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना लेकर के आए हैं। अब बीजेपी से मेरा यह सवाल है, कितना कुछ करने के बावजूद आप क्यों मुस्लिमों को दबा कुचला रहने दे रहे हैं? बताइए, समाजवादी पार्टी पूछ रही है आपसे ये। मीनाक्षी, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि कौन मुसलमान आपको दवा कुचला नजर आ रहा है हमारे देश में? भाई वो जमाना चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब जो बेचारा गरीब मुसलमान था वो प्रताड़ित हुआ करता था। आपने देखा होगा मीनाक्षी जी, 1000 से ज्यादा 1200 से करीब इल्लीगल मदरसे पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश में, जो केवल कागजों में चल रहे थे। समाजवादी पार्टी का फंड जा रहा था उनमें। वो किसका पैसा था भाई? अगर वो पैसा किसी गरीब मुसलमान को मिलता, कहीं ना कहीं उसका बच्चा भविष्य सुदृढ़ होता। आपने तो सबसे किया ना, पैसा दलितों को मिला देश में, ना जगहों को मिला जो उनको मिलना चाहिए था। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नदवी जैसे लोग हैं, आजम खान जैसे लोग हैं, उनकी जेबें भरी, उनके घर भरे, बाकी जो गरीब मुसलमान रहा उत्तर प्रदेश में उसकी तरफ आपने झांककर भी नहीं देखा। अरे आप बात कर रहे हो जो गरीब मुसलमान जिनके पास घर नहीं था। बिल्कुल समय की पाबंदी है, मैं सर आपको यही रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सच यही है कि इतनी सारी योजनाएं लाने के बाद भी अगर मुस्लिमों को पीछे कतार में खड़ा किया जाता है तो उन नेताओं की तरफ से किया जाता है जो उन्हें ये संदेश देते हैं कि जिहाद करने की आवश्यकता है। अगर पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियरिंग बनाने की बात की जाए तो सरकार ने उसके लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर के आए हैं। उन लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है जिन तक ये तमाम योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। इंडिया डेली पर रुक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।